इस कार्ड के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर स्वीकार कर लीजिए। भार्गवन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए नहीं किया। हमारी इस छोटी सी तुच्छ भेंट को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। शिवा, दरअसल आपसे मिलने से पहले हमने आपके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी और तभी हमें पता चला कि आपका एक छोटा सा दवाखाना हुआ करता था। हमने वो दवाखाना खरीद लिया है और अब हम आपको वो दवाखाना लौटाना चाहते हैं। शिवा ने सरसरी निगाह से उन कागजातों की तरफ देखा और उस पर लिखे नाम नारायण आयुर्वेदिक संस्थान को देखते ही शिवा उस दवाखाने को पहचान गया। यह उसके पिता नारायण शास्त्री का दवाखाना था। कुछ समय पहले इस दवाखाने की नीलामी हुई थी। इसके साथ इसके ऊपर की मंजिल और इसके पीछे बना जड़ी बूटियों का बागीचा भी नीलाम कर दिया गया था। लेकिन अब हमने दवाखाना इसके पुराने मालिक से खरीद लिया है। अब इसे हमारी दोस्ती का तोहफा समझकर रख लीजिए। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। शिवा के उस दवाखाने को स्वीकार करते ही पल्लवी और कृष्ण भार्गवन खुशी से झूम उठे। शिवा, इतनी कम उम्र में जो शक्तियां आपने हासिल की हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है आप जल्द ही कलरीपायट्टू के महान गुरुओं की श्रेणी में शामिल होकर सभी को चौंका देंगे। भार्गवन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं कोई महान गुरु नहीं हूं और आगे भी ना तो मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगा, ना अपना शागिर्द बनाऊंगा और ना ही अपना कोई घराना बनाऊंगा। ओह, तो क्या अभी तक आपकी कुंडलिनी के 8 चक्र जागृत नहीं हुए हैं? अजीब बात है, कुंडलिनी के 8 चक्र। मैं जल्दी उन्हें जागृत कर लूंगा। वैसे कलरीपायट्टू के जिन महान गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, क्या धरती लोक पर उनकी कोई श्रेणी या स्तर भी होता है? जब शिवा उनसे कुंडलिनी चक्रों और कलरीपायट्टू के महान गुरुओं के श्रेणियों के बारे में इतनी उत्सुकता से पूछ रहा था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। या तो शिवा सच में अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था या फिर वो कृष्ण भार्गवन की परीक्षा ले रहा था। धरती लोक पर कलरीपायट्टू कला को 6 श्रेणियों में रखा जाता है। पहली श्रेणी, आंतरिक ऊर्जा को पहचानना। दूसरी श्रेणी, आंतरिक ऊर्जा को बदलना। तीसरी श्रेणी, ऊर्जा पर सीमित विजय पाना। चौथी श्रेणी, ऊर्जा पर पूरी तरह से विजय पाना। पांचवी श्रेणी, अपने सामने वाली ऊर्जा को खुद में खींचना। और अंत में छठी श्रेणी, प्रकृति के हर कण से ऊर्जा लेकर महान गुरु बन जाना। हालांकि कलरीपायट्टू कला के ये 6 पड़ाव सुनने में बड़े सरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में 6 के 6 पड़ाव बहुत ही कठिन है। बहुत से लोग तो कलरीपायट्टू कला को सीख ही नहीं पाते और अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं तो पहले पड़ाव से आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक बार जो भी इन सभी पड़ावों को पार कर महागुरु बन जाता है, वो अपने शरीर और दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल कर पानी पर भी चल सकता है, सामने वाली की ऊर्जा को खींच सकता है। मैंने तो यहां तक सुना है कि इन सारे पड़ावों को पार करने के बाद तो इंसान के पास अष्ट सिद्धियों की ताकत आ जाती है, जिससे वो जब चाहे अपने पूरे शरीर को नष्ट करके अपने लिए एक नए शरीर का निर्माण कर सकता है। कृष्ण भार्गवन से कुंडलिनी की ऊर्जा चक्रों के बारे में जानकर शिवा मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में धरती लोक पर इस तरह की साधना पद्धति होती है। तभी अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगी। जब वो छोटा था और शास्त्री खानदान के साथ ही रहता था, तब उसका चचेरा भाई भास्कर भी अपने गुरु से कलरीपायट्टू सीखा करता था। जहां तक इन सारे पड़ावों को पार करके अष्ट सिद्धियों को पाने की बात है, तो उसके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद तो इंसान के पास स्वर्गलोक के देवताओं जैसी शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन ये सब तो बस सुनी सुनाई बातें, आज तक किसी ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा हामी में सर हिलाते हुए मन ही मन कहने लगा, अगर धरती लोक पर ऐसी दिव्य शक्तियां पाने के लिए किसी को इतने पड़ावों को पार करना पड़ता है तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं। अब तो उसे बस ये जानना था कि उसका चचेरा भाई भास्कर इतने सालों तक कलरीपायट्टू सीखने के बाद आखिर किस पड़ाव तक पहुंच गया है। इन्हीं सब बातों के बीच 3 घंटे कब बीत गए। बातों ही बातों में जब कृष्ण भार्गवन को पता चला कि शिवा के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त
अपने कर्मचारियों से शिवा के लिए एक नए फोन का इंतजाम करने को कहा और जल्द ही शिवा के लिए एक बेहतरीन मोबाइल फोन का इंतजाम कर दिया गया। फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद शिवा जैसे ही वहां से निकलने लगा तो कृष्ण भार्गवन ने न केवल अपनी निजी गाड़ी से शिवा के जाने की व्यवस्था की, बल्कि वो खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी आए। शिवा, कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पुरानी एंटीक चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अगर आप समय निकाल पाए तो आइएगा जरूर। जी जरूर, अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। गाड़ी में बैठते ही शिवा ने चुपचाप अपने फोन को स्विच ऑन किया और वो आज के दिन के बारे में सोचने लगा। कृष्ण भार्गवन से उसकी मुलाकात उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई थी। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑन हो गया और उसकी स्क्रीन पर टाइम देखते ही शिवा को मीनाक्षी का ख्याल आया तो उसने ड्राइवर से कहा, मेरी बहन मीनाक्षी के स्कूल खत्म होने का समय हो गया है। पहले हम उसके स्कूल जाएंगे, फिर उसे वहां से लेकर मेरे घर जाएंगे। गाड़ी स्कूल पहुंची। स्कूल खत्म हो चुका था और बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक शिवा की नजर मीनाक्षी के चेहरे पर पड़ी तो उसने चौंकते हुए मन ही मन कहा, ये मीनू रो क्यों रही है? ऐसा क्या हुआ था मीनाक्षी के साथ कि वो रो रही थी? क्या शिवा को उसके पिता का आयुर्वेदिक दवाखाना लौटाकर कृष्ण भार्गवन ने सच में शिवा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी या ये उनकी कोई नई चाल थी? क्या होगा जब शिवा अपने पिता को उनका पुराना दवाखाना लौटाएगा? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।